नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वक्त दुनिया में यूनिवर्सिटी को लेकर दो बड़ी बहसें हो रही हैं। पहली बहस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। इसका अंजाम क्या होगा? एक यूनिवर्सिटी के लिए उसकी स्वतंत्रता क्यों इतनी बड़ी है कि वह 17,000 करोड़ रुपए के फंड के लिए ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं? और दूसरी बहस है गोबर की। यस, गोबर, लवली गोबर की। यहां देखिए, एक कॉलेज की प्रिंसिपल के कमरे में छात्र नेता गोबर के साथ पहुंच गए हैं। दास्ताने ऐसे हैं जैसे ऑक्सफोर्ड से लौटे साइंटिस्ट हों और गोबर को ट्रे में ऐसे रखा है जैसे मंगल ग्रह से लाया गया पदार्थ। विद सो मच साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड केयर, एनएसयूआई के डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने प्रिंसिपल के कमरे में गोबर लेकर पुताई शुरू कर दी है। रोहित कह रहे हैं कि जब छात्रों के कमरे को गोबर से लीप कर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो प्रिंसिपल के कमरे को भी गोबर से लीपा जाना चाहिए और कमरे से एयर कंडीशन हटा दिया जाए। यह इंडिया का सन मोमेंट है, गोबर मोमेंट। इसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला ने कर दी है। गर्मी से निपटने के लिए कॉलेज के कमरे की दीवार को गोबर से लीपा गया, वीडियो वायरल हो गया। इंडिया का इतना बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इस तरह से लीक हो गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। हार्वर्ड और गोबर की इस लड़ाई में एक ट्रू इंडियन की तरह हिंदी में मैं यही कहना चाहता हूं कि हार्वर्ड हार जाए और गोबर जीत जाए। बहुत टफ है, वीडियो गोबर पर बनाएं या हार्वर्ड पर। वैसे हार्वर्ड जब गोदी मीडिया के एंकर जाते हैं तो अपना फोटो खूब ट्वीट करते हैं जैसे जीवन में तरक्की हो गई हो। हार्वर्ड आए हैं, वैसे मैं भी गया हूं। हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। बॉस्टन शानदार शहर है। बीजेपी के मंत्रियों के बेटे बेटियां भी उधर का ही सपना देखते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं। इसलिए हार्वर्ड बनाम ट्रंप की लड़ाई भारत के लिए बहुत मायने रखती है। किसी भी अच्छे छात्र से पूछकर देखिए, क्या वह अमेरिका जाकर पढ़ना चाहेगा? हार्वर्ड से लेकर येल और कोलंबिया, कार्नेल के बारे में क्या सोचता है? आपको उसके जवाब से इंडियन यूनिवर्सिटी का हाल पता चल जाएगा। ओनली यानी केवल 2023-24 के साल में 3.25 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका पढ़ने गए। इस बार भारत के छात्रों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। क्यों जाते हैं भारत के छात्र अमेरिका? मिडिल क्लास के बच्चे स्कॉलरशिप से जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को बचाते हुए अमेरिका और ब्रिटेन भेज देते हैं कि भारत के कॉलेजों का साया भी उनके लाडलों पर ना पड़े। अगर हार्वर्ड में भी गोबर पहुंच गया तो आपके लाडले किधर जाएंगे? खटाल के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी बचेगी नहीं दुनिया में। यह वो जगह है जहां से हम भारत की यूनिवर्सिटी के लिए गोबर जनरेट कर सकते हैं। खटाल is a place where respected cows and calves are kept fed and milked. Much better place than Harvard. Khatals are beautiful, elegant and magnificent as Trump would like to say. संघीय फंड से हार्वर्ड को भारतीय रुपए में 17,000 करोड़ का फंड मिलना था। $2.2 बिलियन के इस फंड के बदले ट्रंप हार्वर्ड पर कुछ शर्तें थोपना चाहते हैं। हार्वर्ड ने शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप भी जिद पर अड़े हैं कि हार्वर्ड को झुका कर मानेंगे और यूनिवर्सिटी नहीं झुकेगी तो टैक्स लगा देंगे। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट एलन गार्बर ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा है और इस पत्र को भारत में भी पढ़ा जाना चाहिए, खासकर उस देश में जहां जुगाड़ से न जाने कितने अयोग्य लोग वाइस चांसलर की कुर्सी पाकर वर्षों से मजा ले रहे हैं। कॉपी खरीदने से लेकर तरह तरह के घोटाले करते हैं। योग्यता से ज्यादा पार्टी की पर्ची देखकर प्राध्यापक नियुक्त करते हैं। उस देश में यह बहस गुनाह है कि हार्वर्ड ने ट्रंप को कैसे मना कर दिया कि $2 अरब का फंड आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, लेकिन हम अपनी स्वायत्तता आपके चरणों में गिरवी नहीं रखेंगे। भारत में 495 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के सामने अड़ जाने का उदाहरण आपको इक्का दुक्का भी मुश्किल से मिलेगा। इस वीडियो में भारत की यूनिवर्सिटी सिस्टम को लेकर हम सीरियस बातें करेंगे। नॉन सीरियस फ्रंट पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोबर और हार्वर्ड का कनेक्शन बन जाएगा। वैसे मेरा एक आइडिया है, भारत की यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गोबर के ये उपले दिए जाएं जिन्हें भोजपुरी में गोईठा कहते हैं। ये होनी चाहिए नए भारत की डिग्री। कला देखिए, 5 उंगलियों के खूबसूरत निशान, श्रम का सम्मान। हर छात्र को एक एक गोईठा, एक एक उपला दिया जाए। डिग्री देने का सिस्टम बंद किया जाए। इससे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवाद भी तुरंत बंद हो जाएगा। हार्वर्ड में
24,000 से अधिक ग्रेजुएट अंडरग्रेड छात्र पढ़ते हैं, 20,000 से अधिक फैकल्टी और स्टाफ हैं। दुनिया भर में इसके 4 लाख एलुमनस हैं, पूर्व छात्र। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने एक पत्र लिखा है छात्रों के नाम, फैकल्टी के नाम और शायद दुनिया की यूनिवर्सिटी के नाम। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से कई मांगे रखी, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि आप सरकार के साथ वित्तीय संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो हार्वर्ड को इन मांगों का अनुपालन करना होगा। यह स्पष्ट करता है कि इरादा सहयोग का नहीं है और ना रचनात्मक तरीके से यहूदी विरोधी भावना को संबोधित करता है। सरकार की कुछ मांगों का मकसद यहूदी विरोधी भावनाओं का मुकाबला करना हो सकता है, लेकिन अधिकांश का उद्देश्य हार्वर्ड के बौद्धिक जीवन में सीधे तौर पर सरकारी कंट्रोल को बढ़ाना है। इनमें हमारे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के दृष्टिकोणों का ऑडिट करने और उनके विचारों के कारण लक्षित कुछ छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों की शक्ति को कम करने की जरूरत शामिल है। हमने अपने कानूनी सलाहकार के माध्यम से प्रशासन को सूचित किया है कि हम उनके प्रस्तावित मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता और अपने संवैधानिक अधिकारों का त्याग नहीं करेगा। तो ट्रंप चाहते हैं कि वहां जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी राजनीतिक सोच क्या है, इसकी ऑडिट प्रशासन करेगा। इससे खतरनाक एंड वाहियात बात क्या हो सकती है? इस तरह से हार्वर्ड ने 17,000 करोड़ के फंड को ठुकरा दिया। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी झुक जाएगी या फंड की कमी से जर्जर हो जाएगी तो एक प्रतीक बन जाएगा दुनिया भर में, और दुनिया भर के नेताओं को लाइसेंस मिल जाएगा कि वे भी अपने अपने देश में यूनिवर्सिटी सिस्टम को खत्म कर दें। किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी सिस्टम पर यह पहला बड़ा संगठित हमला है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी दुनिया भर में अमेरिका और यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है। 300 साल में इस यूनिवर्सिटी सिस्टम से दुनिया को कई तरह के रिसर्च मिले, विज्ञान, मेडिसिन, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शानदार योगदान किया है। हार्वर्ड की यह लड़ाई दुनिया में तमाम यूनिवर्सिटी का भविष्य तय कर सकती है। इसके प्रेसिडेंट ने अपने पत्र में लिखा है, हमारा मोटो है वेरिटास, यानी सच्चाई। यही आगे की चुनौतीपूर्ण राह पर हमारा मार्गदर्शन करता है। सत्य की खोज एक अंतहीन यात्रा है। इसके लिए हमें नई जानकारी और अलग अलग दृष्टिकोणों के लिए खुले रहना होता है। अपनी धारणाओं की निरंतर जांच करनी होती है और अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहना होता है। सत्य की खोज ही हमें अपनी खामियों को स्वीकार करने का कठिन काम करने के लिए मजबूर करती है, ताकि हम अपने विश्वविद्यालय के सपने को साकार कर सकें, खासकर जब वह सपना खतरे में हो। हार्वर्ड ने फंड रोकने के सरकार के अधिकार को चुनौती दी है। हार्वर्ड का अपना खजाना, जिसे एंडोमेंट फंड कहते हैं, भारतीय रुपए में 54,000 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन तब भी एक ताकतवर राष्ट्रपति के आगे तन जाना मामूली बात नहीं। जिसके सामने बड़े बड़े देश गोबर पोत कर लेट गए, उसके सामने एक यूनिवर्सिटी अपनी स्वायत्तता को लेकर खड़ी हो गई। हार्वर्ड ने साफ कर दिया यह लड़ाई कंट्रोल की है। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड की कम्युनिटी पर नियंत्रण करना चाहता है। व्हाइट हाउस ने मांग की थी कि अपने कैंपस पर यहूदी छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए हार्वर्ड अपनी भर्तियों, एडमिशन की प्रक्रियाओं और शैक्षणिक नीतियों में बदलाव करे। यह मांग भी की गई कि ऐसे छात्र जो अमेरिकी मूल्यों के विरुद्ध हैं, उन्हें सरकार को रिपोर्ट किया जाए और सरकार द्वारा चयनित एक एक्सटर्नल पार्टी की भर्ती करें जो अलग अलग प्रोग्राम और डिपार्टमेंट का ऑडिट करे और पहचान करेगा कि किन प्रोग्राम के कारण यहूदी विरोधी भाव को प्रोत्साहन मिलता है। इस्राएल की शक्ति देखिए तो गजा में 1.5 साल तक बमबारी होती रही, तो हार्वर्ड सहित यूसीएलए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्राउन, सब जगह पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेकिन ट्रंप इसका हिसाब चुकाना चाहते हैं। यह कितना डरावना है कि एक राष्ट्रपति चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में कौन विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसकी जानकारी सरकार को दी जाए। अमेरिका ऐसा कभी नहीं था। भारत में भी मूर्खों के बीच यह दलील चल गई कि यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, प्रोटेस्ट करने नहीं। लेकिन हार्वर्ड इस बात को लेकर ट्रंप से लड़ रहा है, दिखा रहा है कि ट्रंप सरकार का मकसद प्रदर्शनों में यहूदी विरोधी भावना को रोकना नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी को ही खत्म करना है, कंट्रोल करना है। 8 नवंबर 2023 के हमने अपने वीडियो में हार्वर्ड के इस प्रदर्शन का हाल दिखाया था।
गजा में मरने वालों की संख्या जब 10,000 हुई तब हार्वर्ड के छात्रों ने मारे जा रहे लोगों के नाम यहां लिखे और पढ़े। बच्चों के नाम भी उनकी उम्र के साथ लिखे गए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज को खुश होना चाहिए कि उसकी नई पीढ़ी दुनिया में हो रही नाइंसाफियों पर बोल रही है, लेकिन अब यही यूनिवर्सिटी को खत्म करने का बहाना भी बन रहा है। भारत में भी होता है। मुसलमान से नफरत के नाम पर मीडिया खत्म कर दिया गया, उसका हवाला देकर प्रशासन को सांप्रदायिक बना दिया गया, पुलिस की भाषा बदल दी गई। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह हार्वर्ड को मिलने वाली 9 अरब डॉलर की फंडिंग की समीक्षा कर रहा है। सरकार का आरोप है कि पिछले 18 महीनों में हार्वर्ड के कैंपस में जो प्रदर्शन हुए वो यहूदी विरोधी सेंटिमेंट को बढ़ावा देते हैं। ऐसे 10,000 छात्रों के नाम प्रशासन के पास हैं। बताइए, इस तरह का कंट्रोल अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की यह चिढ़ है या ट्रंप के पीछे उस शक्तिशाली लॉबी के हाथ है जो नहीं चाहता कि गजा के लिए दुनिया में कहीं भी आवाज उठे। ट्रंप के इन फैसलों से साफ हो रहा है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी की हालत गजा की तरह होने वाली है। ट्रंप इन यूनिवर्सिटी के लिए नेतन्याहू बनने जा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं हार्वर्ड को माफी मांगनी पड़ेगी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिविट का कहना है कि राष्ट्रपति इस मामले में स्पष्ट हैं, यूनिवर्सिटी को केंद्र का कानून मानना ही होगा। Said the president has been quite clear they must follow federal law. He also wants to see Harvard apologize, and Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने अपने पत्र में इस पर लिखा है कि अगर यहूदी के प्रति नफरती भावना है तो हम भी उसे हल्के में नहीं लेते। पिछले 15 महीनों में हमने अपने परिसर में यहूदियों के खिलाफ नफरती बातों को रोकने के लिए कई कदम उठाए। यही नहीं, आगे भी बहुत कुछ करने की योजना है। यह बहुत जरूरी बात है दुनिया भर के लिए। हिटलर ने जर्मनी में यही किया कि यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई और फिर उनका नरसंहार किया गया। इसे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। ऐसी नफरती सोच ना फैले, इसे लेकर सतर्कता बरती जाती है और इसे अपराध माना जाता है। लेकिन गजा पर जो हो रहा है उसका विरोध करने का भी स्पेस होना चाहिए। इसके नाम पर यूनिवर्सिटी सिस्टम को खत्म करना किसी के हित में नहीं। अमेरिका की कई खराबियां भी हैं। पैसे वालों की ही पहुंच इन यूनिवर्सिटी तक है, सामान्य छात्र पढ़ नहीं सकता। यह निजीकरण का एक सार्वजनिक दुष्परिणाम है। यहां पढ़ने वाले छात्रों पर लोन इतना ज्यादा होता है कि पूरा जीवन चुकाते रहते हैं। इसका हल निकाला जाना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी को ही खत्म करने का प्रयास होना चाहिए। ट्रंप ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अमेरिका आकर पढ़ने के लिए 4,000 छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। तरह तरह के विषयों के विद्वानों, अमेरिकी छात्रों को भी मिलाकर एक तरह से 8,000 लोगों को यह स्कॉलरशिप दी जाती थी। अमेरिका की इन शानदार यूनिवर्सिटी ने कितने ही भारतीय छात्रों को बेहतरीन शिक्षा का मौका दिया। लोगों ने सपने देखे, पूरे भी हुए। कुछ तो बात है कि वहां पढ़ने के लिए लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक का लोन ले लेते हैं। उम्मीद है जब डीयू में गोबर का प्रयोग सफल हो जाएगा तब यहां भी पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र करोड़ों करोड़ों रुपए का लोन लेकर आया करेंगे। हार्वर्ड, येल, कोलंबिया, पेंसिल्वेनिया, ब्राउन, रटगर्स, MIT, बर्कली, UCLA, शिकागो, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी से लेकर टफ्ट, ड्यूक, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, न जाने कितने ऐसे संस्थान हैं जो दुनिया भर के लिए ईर्ष्या का कारण बनते हैं। जहां पढ़ने और अपनी प्रतिभा आजमाने का सपना भारत में भी देखा जाता है। सवाल है कि क्या अमेरिका की यूनिवर्सिटी का अस्तित्व खतरे में है? हार्वर्ड में चर्चा चल रही है कि कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके कैंपस में 1873 से एक अखबार निकल रहा है, द हार्वर्ड क्रिम्सन। इसमें यह सब छपा है क्योंकि हार्वर्ड के प्रेसिडेंट एलन गार्बर ने कहा है कि सरकार जो कर रही है वो गैर कानूनी है। यह अमेरिका के सिविल राइट्स एक्ट के तहत दी गई स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आज की नहीं है, 300 साल से वजूद में है। हार्वर्ड अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1636 में इसकी स्थापना हुई। आप इसकी कैंपस में जाकर देखिए, पता चलेगा कैसे विरासत और वर्तमान को संभालकर भविष्य की बुनियाद रखी जा रही है। यहाँ की यूनिवर्सिटी दुनिया भर के अलग अलग पेशे के लोगों को बुलाती है, उन्हें पढ़ने पढ़ाने का मौका देती है, भाषण देने का मौका देती है। अब अगर इन खूबियों को भी खत्म करने का बहाना खोजा जा सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? 1607 में ही इसकी बुनियाद पड़ने लगी। पौने 200 साल तक का सफर तय करना पड़ा, तब जाकर 1780 में इसे यूनिवर्सिटी की मान्यता मिलती है। 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका की आज़ादी का घोषणा पत्र लिखा जा रहा था
तब उस पर दस्तखत करने वाले 7 लोग हार्वर्ड के छात्र थे। यहां से पढ़कर निकले कई छात्र अमेरिका के भी राष्ट्रपति हुए और दुनिया के देशों में भी प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री हुए। कैनेडी, ओबामा, रूजवेल्ट से लेकर कई नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं। चीन के वाइस प्रीमियर रह चुके लियू हे भी हार्वर्ड से पढ़ चुके हैं। लेकिन हार्वर्ड का इतिहास यही नहीं रुकता। भारत में ही कानून के अच्छे विद्यार्थी हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ने का सपना देखते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी लड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ ने झुकना शुरू कर दिया है। फंड की यह कटौती उन पर भारी पड़ सकती है। अगर ट्रंप ने हार्वर्ड को मिलने वाली टैक्स की छूट खत्म कर दी तो यह संकट बढ़ जाएगा। तब भी क्या हार्वर्ड अपनी स्वायत्तता की लड़ाई लड़ेगी? हार्वर्ड की वेबसाइट पर जाकर देखिए, बीमारियों को लेकर कितने प्रकार के रिसर्च यहां चल रहे हैं। ये सारे रिसर्च बरसों तक चलते हैं और काफी खर्चीले होते हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर्स को अभी से अपने प्रोजेक्ट रोकने के आदेश मिलने शुरू हो गए हैं। डेविड आर वॉल्ट हार्वर्ड के मेडिकल विभाग के जाने माने रिसर्चर हैं। इन्हें एक ग्रांट से ऑर्डर मिल गया है कि आप फौरन ALS बीमारी पर चल रहे शोध प्रोजेक्ट पर काम रोक दीजिए। इसे लेकर कोई खरीद ना करें, खर्च को न्यूनतम कर दें और सभी सब कॉन्ट्रैक्टर को बता दें इस आदेश का पालन करना है। एक अन्य प्रोफेसर डोनाल्ड ई. इम्बर को भी इस तरह के आदेश मिले हैं। उनका काम रेडिएशन के शोध से जुड़ा है। जो फंडिंग रोकी जा रही है उससे कई फैकल्टी, छात्रों और रिसर्चर की सैलरी, स्टाइपेंड इत्यादि तक रुक सकती है। हर किसी को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दिलचस्पी लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि अमेरिका की नई राजनीति यूनिवर्सिटी को कैसे गुलाम बनाकर रखना चाहती है। इलॉन मस्क तो PhD की डिग्री का मजाक उड़ाते हैं। आज के पूंजीपति को कम डिग्री वाला, कम पैसे पर काम करने वाला नौजवान चाहिए। रोजगार में यह बदलाव हो रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए? पीटर नवारो ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं, हार्वर्ड से ही PhD हैं। जब इनके और मस्क के बीच में टैरिफ को लेकर बहस हुई तब किसी ने कह दिया पीटर नवारो हार्वर्ड से PhD हैं। मस्क ने नवारो के बारे में कह दिया हार्वर्ड से अर्थशास्त्र की PhD करना बुरी चीज है, अच्छी नहीं। नवारो अपनी वेबसाइट पर गर्व से बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन में 20 साल से अधिक समय तक प्रोफेसर रहे हैं। हर कोई वहां की यूनिवर्सिटी से पढ़े होने या पढ़ाने का गौरव प्राप्त करता है, लेकिन अब यही लोग राजनीतिक भूख के कारण उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इन्हें पता है कि क्या कर रहे हैं। यानी जिस प्रशासन में हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक अर्थशास्त्री टैरिफ के मामले में ट्रंप को सुझाव दे सकता है, उसी प्रशासन में एक व्यक्ति उस संस्थान की PhD को दुत्कार भी रहा है। पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन के ओहदेदार यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के बारे में क्या राय रखते हैं। कुंठा का कोई इलाज नहीं है। जब कुंठा भर जाए कि यह कॉलेज शहर नहीं देश का सबसे अच्छा है, आपका वहां एडमिशन नहीं हुआ, तो आप बदला लेने लग जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, हर बात में कॉलेज के अस्तित्व को नकारने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ऐसी कुंठा वालों के हाथ में अगर सत्ता आ जाती है तो वो कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी सब बर्बाद कर देते हैं। MIT भी हार्वर्ड की तरह अपनी अकादमिक स्वतंत्रता बचाने की बात कर रही है। MIT ने कहा है कि बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए या कारण बताए उनके 9 छात्रों के वीजा रद्द कर दिए गए। MIT ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई उनके प्रशासन को प्रभावित करती है, देश सेवा में उन्हें काम करने से रोकती है और दुनिया के बेहतरीन टैलेंट को बुलाने की क्षमता पर भी असर डालती है। MIT के अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी हार्वर्ड के विरोध का समर्थन किया है। स्टैनफोर्ड के अध्यक्ष और प्रोवोस्ट ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जवाब अमेरिकी आजादी की परंपरा में निहित है। यह परंपरा हमारे विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक है और इसका बचाव किया जाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की तरह कोलंबिया को भी पत्र भेजा। धमकी दी गई कि $400 मिलियन की मदद रोक दी जाएगी। कोलंबिया प्रशासन ट्रंप के आगे झुक गया। इस यूनिवर्सिटी के छात्र ट्विटर पर लिख रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी ने छात्रों को निर्वासन यानी डेपोटेशन से बचाने के लिए कदम नहीं उठाए। अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहां सुरक्षित नहीं है। क्या भारत में ऐसा संभव हो सकता है? एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता के लिए आवाज उठा सकती है? नहीं उठा सकती ना। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दहशत का माहौल होगा इस वक्त। पता नहीं कब कौन सा छात्र किस पोस्ट के कारण निशाने पर आ जाए और उसे रवाना कर दिया जाए। कम से कम वहां जाकर बोलने का स्वाद तो चख रहे थे आपके लाडले, अब वो भी बंद हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो विश्वविद्यालय अवैध विरोध प्रदर्शनों की अनुमति देगा उसकी संघीय फंडिंग रोक दी जाएगी। ऐसे प्रदर्शनों में शामिल विदेशी छात्रों को उनके देश रवाना कर दिया जाएगा। अमेरिकी छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी। मतलब साफ है, लोकतंत्र के सहारे चुनाव जीत गए, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन ना करे, आवाज ना उठाए। जामिया मिलिया के 17 छात्रों को अनिश्चितकालीन निलंबित कर दिया गया।
आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और छात्रों का निलंबन रद्द हुआ। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने उग्र प्रदर्शन के आरोप में 5 छात्रों को निलंबित कर दिया। एक छात्रा से मानसिक प्रताड़ना के मामले में पहचान उजागर करने के आरोप में 3 छात्रों को निलंबित कर दिया गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में यह छात्र निलंबन वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति की कार को रोक लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद निलंबन वापस हो गया। तो प्रदर्शन से किसे खतरा है, पढ़ाई से किसे खतरा है और यूनिवर्सिटी से किसे खतरा है, भारत में भी और अमेरिका में भी। भारत की यूनिवर्सिटी पर हमला जेएनयू से शुरू होता है। छात्रों पर शुरू हुआ हमला शिक्षकों तक भी पहुंचा। जब वीसी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 48 फैकल्टी मेंबर को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इन वर्षों में जेएनयू को कितना टारगेट किया गया, जेएनयू को कितना पसंद किया जाता है, इसका एक उदाहरण दे सकता हूं। 2017 में मोदी सरकार ने 5 साल के लिए एक योजना लॉन्च की, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम की। इस योजना को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी नाम दिया गया है। इसके तहत 10 प्राइवेट 10 सरकारी संस्थानों का चयन हुआ। लक्ष्य रखा गया कि 10 साल में इनकी रैंकिंग दुनिया के 500 संस्थानों में पहुंचाई जाएगी और 100 संस्थानों में। 100 में तो एक भी नहीं। खैर बात वो नहीं, जब इसके लिए 10 संस्थान का चुनाव हुआ तो जेएनयू नहीं था। इस मार्च में संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है कि जेएनयू को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। इस लिस्ट में वही आईआईटी, आईएएससी, डीयू है जिनकी पहले से ही 500 के भीतर रैंकिंग रही है। इसी में एक और यूनिवर्सिटी है बीएचयू। 2022 से 2025 आ गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज भी क्यूएस रैंकिंग में 1000 से 1200 की रैंकिंग के बीच में है। बिहार का चुनाव आने वाला है। एक किस्सा बिहार से सुना देता हूं। 2017 में पटना यूनिवर्सिटी का 100 साल का जश्न मनाया जा रहा था। नीतीश कुमार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर दी तो प्रधानमंत्री ने वहीं पर जवाब दे दिया। कह दिया कि इस तरह की अप्रोच से कुछ ठीक नहीं होने वाला, आपको सेंट्रल से लेकर ग्लोबल होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास एक नया आइडिया है। 10,000 करोड़ की मदद से 20 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ग्लोबल करने की योजना इसके बाद शुरू होती है। पहले दोनों नेताओं के भाषण ध्यान से सुन लीजिए। भाई, हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए। अब आप देख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ। बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं, अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति कि साहब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना और किनकी मेहरबानी से बना। जो मैं बात कर रहा था कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं और मैं पटना यूनिवर्सिटी को उस एक कदम आगे ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया। भारत सरकार ने एक सपना देश की यूनिवर्सिटीज के सामने प्रस्तुत किया है। विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। जिस धरती पर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वैभवी, वल्लभी ऐसी यूनिवर्सिटीज कोई 1300 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 1700 साल पहले पूरे विश्व को आकर्षित करती थी। क्या वो हिंदुस्तान
दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटी में कहीं ना हो। ये कलंक मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? ये स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? क्या कोई बाहर वाला आके बदलेगा क्या? हमें ही तो बदलना होगा। सपने भी तो हमारे होने चाहिए, संकल्प भी तो हमारे होने चाहिए, और सिद्धि के लिए पुरुषार्थ भी तो हमारा होना चाहिए। इसी मिजाज से एक योजना भारत सरकार लाई है, और वो योजना ये है कि देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10-10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना। कलंक मिटाना चाहते थे तो कलंक मिटा कि नहीं मिटा? ना कोई पूछता है, ना प्रधानमंत्री इन पर बात करते हैं। पंचर की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते। 2017 से 2025 आ गया। भारत में जो रैंकिंग होती है उसमें पटना यूनिवर्सिटी कहां है पता तो कीजिए। NIRF की राष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये क्या है? कलंक है या पंचर है, जिसे बनाने वाला ना तो अब्दुल है ना अरविंद? क्या हम हार्वर्ड के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नेवर। जब हम भारत की यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं कर सके तो हार्वर्ड और कोलंबिया के लिए क्या करेंगे और क्यों करेंगे? भारत के जिलों के कॉलेजों की हालत आपसे बेहतर कौन जानता है? उनके लिए आपने कब कुछ किया है? लेकिन इतना तो याद रख सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का स्वायत्त होना किसी भी मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। छात्र राजनीति के दम पर कितने ही नेता कहां से कहां पहुंच गए। अब छात्र राजनीति बंद कराने के नाम पर उसी यूनिवर्सिटी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। इसलिए यह बात केवल हार्वर्ड की नहीं है, आपकी भी है। आपको दुख तो होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।